Hello, friends. Good evening, all of you. Hope you are doing well. So, I hope yesterday class you enjoyed. आपने enjoy किया होगा उसके बारे में. तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ इंटीरियर, अर्थ क्रस्ट और अर्थ के बारे में सारा कुछ जानना है और कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीज़ें हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके लिए आपको कुछ जियोग्राफी के चैप्टर्स हैं जिससे आप थोड़ा सा और समझने में हेल्प ले सकते हैं. अदरवाइज मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बुक की किसी भी चीज़ के बारे में. ठीक है. इसके लिए अगर नोट्स की है तो नोट्स हमारे उसमें अवेलेबल है वेबसाइट पर, वहाँ से आप ले सकते हैं इसकी नोट्स और सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और इसमें हम अर्थ इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर एंड अर्थ क्रस्ट के बारे में इसमें ओके. तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है. तो मैं इसमें डिस्कस ये होने वाला है एक्चुअल अगर मैं देखूं कि क्या बेनिफिट क्या चीज़ें इसकी हैं. इससे पहले स्टार्ट करने से मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे साथ साथ ये जो मेंस का है, प्री कम मेंस का चल रहा है, दोनों काम आएगा. आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे आंसर राइटिंग के बारे में पूछ सकते हैं इसमें कभी भी हमारे उसमें. और साथ ही साथ 1-to-1 मेंटोरशिप या मेंटल लेड प्रोग्राम आप उसमें से देख. ठीक है. चलिए खास करके इसमें आप देखना स्टार्ट कर. अर्थ इंटीरियर. तो सबसे पहले इफ वी डिस्कस अबाउट अर्थ क्रस्ट. ओके. अर्थ क्रस्ट. So I will let you know about the earth crust. Nobody knows exactly when earth was formed and about the earth crust. But with the but we have some evidences like earthquake, mining, volcano. तो इसकी हेल्प से ना हम इस अर्थ क्रस्ट का मालूम कर सकता है और ये भी जान सकते हैं कब ये बनी होगी. तो दोनों चीज़ों के बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर. ओके. आप इस चीज़ को समझ पाएंगे. इस वजह से इसमें हम बताते हैं कुछ जियोग्राफर्स ने कार्बन डेटिंग की हेल्प से इसमें बताया कि अप्रॉक्स 4.5 बिलियन, समवेयर यू विल फाइंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारा कुछ ऐसा अर्थ फॉर्म हुआ होगा. ओके. ये अर्थ बनी होगी. अभी जब अर्थ उस टाइम पे बनी सबसे पहले दैट पीरियड वाज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन इरा. प्री कैम्ब्रियन इरा. It means Earth was formed in Precambrian era. And one more interesting thing, that is the Indian subcontinent. Continent also was the formed in Precambrian era because we have some evidences about the proto-continent of the Indian subcontinent. Proto-continent of Indian subcontinent, they are number one Aravalli, Harvard and Singhbhumi. So they are the part of subcontinent and they formed in the Precambrian era. So that's why with the help of Aravalli and Harvard and Singhbhum, we can say the Indian subcontinent was formed in Precambrian era. This is the one fact. And number two is कि प्री कैम्ब्रियन इरा की अगर बात करते हैं तो व्हाट एक क्वेश्चन और आता है कि सर प्री कैम्ब्रियन इरा में अगर अर्थ बन गई थी 4.6 में बनी तो वाई सुपर कॉन्टिनेंट सुपर
continent is Pangaea. Why? एंड वाटर बॉडी वाला जो है हमारा पैंजिया एंड पैंथलासा, ये पैंथलासा है जो वाटर बॉडी का है, लेकिन हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया है. तो माय डियर, दिस इज नॉट अ फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट, दिस इज रीमर्ज्ड या मर्ज सुपर कॉन्टिनेंट. ओके, बिकॉज पैंथलासा and Pangaea was formed in Mesozoic era. So that's why this era is called merger Mesozoic era, in the mid of Mesozoic era. So that's why this era is called merger Mesozoic era. Merger Mesozoic era. But merger Mesozoic era, इसके पहले बहुत सारे इरा रहे. प्री कैम्ब्रियन इरा, कैम्ब्रियन इरा, देन पैलेयोजोइक इरा एंड देन मेसोजोइक इरा. So how it is called Pangaea is a super continent. क्या इसके पहले कोई सुपर कॉन्टिनेंट थी इस टाइम पे कि नहीं थी? लेकिन मैं कहूँ तो था. दैट इज रोडिना. रोडिना was the supercontinent which was formed in the pre-Cambrian era in about 4.6 billion years ago. So that's why the initial supercontinent was रोडिना. ओके, तो आपको इस चीज को समझना है. इस टाइम तक आते आते तो लाइफ आ चुकी थी, इस टाइम पे कुछ नहीं था. तो एक तो ये समझ में हमारे आना बहुत जरूरी. नंबर 2, अब इसमें से हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे देखेंगे, चीजों को समझेंगे. रोडिना आया सुपर कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट बना एंड अर्थ फॉर्म हुई. इसमें बहुत सारे वोल्केनो, बहुत सारे. तो विद द हेल्प ऑफ, जैसे मैंने बताया, अर्थक्वेक, माइनिंग, वोल्केनो एंड एसेट्रा, we can say the earth crust has strata, layers. okay, तो इसमें कई सारी परतें हैं, कई सारे लेयर्स हैं. इसके बारे में एक्चुअली और एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, किससे हमने पता लगाया कि क्या नीचे एक्चुअल में लेयर्स है कि नहीं है? तो विद द हेल्प ऑफ सेस्मिक वेव्स. सेस्मिक वेव्स जैसे एस वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, अर्थक्वेक वेव, सरफेस वेव, इन सभी से हमने आगे भी डिस्कस किया, आगे भी इन चीजों. ओके, तो इसमें हम इन चीजों को और भी देखते हैं, थोड़ा सा अर्थ के डिस्कस करते हैं, कैसे इसके बारे में लेयर्स पता चलती हैं, कैसे समझी जाती हैं, इस बारे में डिस्कस. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ओके.
So this is Earth's crust. Okay, and this is a water body, and this is called ocean crust. और ये पार्ट है that is metal, and this is outer core, and this is inner core. इसके बारे में डिस्कस। अब ये कैसे मालूम चला, कैसे कैसे बनती हैं, इन चीज़ों को डिस्कस वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे और सही से देखेंगे। ओके, तो इसमें अर्थ क्रस्ट हमारा किससे बना है? देखो, जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर दैट इज। अब हम इधर से चलते हैं थोड़ा सा चीजें नीचे से। इनर कोर आउटर कोर दोनों हमारा निकल प्लस आयरन से बना है, तो इसे हम निफे बोलते हैं। और इस स्फेयर को बोलते हैं पेरिस्फेयर। पेरिस्फेयर, पेरिस्फेयर। बट ये हमारा सॉलिड होता है इनर कोर, और ये हमारा लिक्विड होता है। बस ये फर्क है। वाई? क्योंकि इसमें आयरन थोड़ा सा मिला होता है, लेकिन निग्लेक्टेड होता है, इतना कम होता है कि बहुत कम होता है। ये आउटर कोर मेटल, इसे मेसोस्फेयर बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर वाला मेसोस्फेयर नहीं है, बट इसको भी हम स्फेयर बोलते हैं, मेसोस्फेयर। और ये इसमें ओल्वी वाइन रॉक मिलती है, ओल्वी वाइन रॉक। ओके, अब जब ये ओल्वी वाइन रॉक मेल्ट होती है प्रेशर से, हीट से अंदर, और फिर इसके बाद ये सॉलिडिफाइड होती है, सॉलिडिफाइड, ये बनती है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो कि ओशियन क्रस्ट बना हुआ है बेसाल्ट से, बेसाल्टिक रॉक से, राइट? आप पढ़ेंगे बेसाल्टिक रॉक। ये यहाँ से जब ये हुआ मेल्ट होता है, ऊपर आता है, सो ये से ये चीज बन जाती है। जब ये बेसाल्टिक रॉक जब ये मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद जब ये बर्न हुआ, मेल्ट हुआ, फिर सॉलिडिफाइड हुआ, तो ये बन जाता है एंडेसिटिक, एंडेसिटिक रॉक। दैट्स वाई अर्थ क्रस्ट को हम एंडेसिटिक क्रस्ट भी, एंडेसिटिक रॉक से भी मानते हैं कि बन जाता। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जब एंडेसिटिक रॉक मेल्ट होती है और ये काफी समय बाद अपना रूप बदलती है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक बन जाती है। जब ग्रेनाइट ऐसे ही होता है, आफ्टर सम टाइम प्रेशर से, हीट से बनती है, तो ये नीस में चेंज हो जाती है। इसका मतलब है जो चीजें यहाँ से चल रही हैं यहाँ तक, ये मेटामॉर्फस, यहाँ पर एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फस। समझ आ रहा है? अभी हम सेडिमेंट्री नहीं है, बट यहाँ समझना जरूरी है। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट है। ये तो हो गया प्रोसेस नीचे से ऊपर का, और ये वाटर बॉडी का। अब इसे ऊपर से नीचे आते हैं फिर से। पहले तो इतना समझना है। अब इसकी एंडेसिटिक या अपर प्लेट को हम पूरी की पूरी देखें यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बोलते हैं अर्थ क्रस्ट का पूरा। अब अगर ये बेसाल्टिक जो ओशनिक क्रस्ट है, इसका पार्ट और इसका थोड़ा सा पार्ट मेटल का, मेटल दो पार्ट में, लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेसोस्फेयर। जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ मेटल एंड ओशनिक क्रस्ट, दोनों को अगर मिला दें
तो क्या बन जाता है? एस्थेनोस्फेयर। क्या बनता है? एस्थेनोस्फेयर। ये इस चीज का है। एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड वेरिस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये स्फेयर्स में बदल गया। तो हम इस तरीके से इसको भी समझ सकते हैं कैसे कैसे स्फेयर्स। अब इसमें ये है कि क्या एलिमेंट्स भी है इसमें कि नहीं। जैसे कि यहाँ निकल प्लस आयरन था, इसमें भी है। इसमें आपका सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम लिथोस्फेयर में, इसमें इसे शॉर्ट में बोलते हैं सियाल। इसे कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ आपका लिथोस्फेयर तो सियाल से बना। देन दूसरा स्थेनोस्फेयर जो है हमारा, यानी ओशनिक क्रस्ट बात करें या इसको, तो ये सीमा से बना हुआ है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम जो सिलिका प्लस सीमा जो है, सीमा इज हैवियर देन सियाल। सियाल से ये हैवियर होता है, हैवी होता है। इट मीन्स ये लाइटर होता है। इस चीज को समझना, ये लाइटर होता है, ये हैवियर, इसलिए कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग कर पाता है। ड्रिफ्टिंग क्यों होती है कॉन्टिनेंट की? बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट इज लाइटर देन ओशनिक क्रस्ट। So that's why, because oceanic crust made up of Sima and earth crust or lithosphere, that is made up of Sial. Sial is lighter than this. So oceanic plate is also heavier than continental plate. So both are so important. तो इस चीज को, एंड इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस 32-35 किलोमीटर है इसकी, और इसकी 3 to 5 किलोमीटर। अब आप जब जीसी लियोंग में जाएंगे तो वहाँ माइल्स होता है, बट माइल्स को हम काउंट नहीं करते हैं, थिकनेस ही रखते हैं उसको। ठीक है, माइल्स को, उसमें हम इन चीज़ों को, माइल्स को नहीं देखते हैं। माइल्स में हम नहीं इसको कर सकते, क्योंकि रीज़न ये कि हमारे यहाँ एनसीईआरटी में किलोमीटर में दिया है, तो इसको किलोमीटर में ही काउंट करना पड़ेगा आपको, और किलोमीटर में ही देखना पड़ेगा इसको। ओके, इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को देखना है आपको। अब बात आती है कि इतनी सारी सर क्रस्ट तो है, इसके अंदर इतनी लेयर्स है, बट ये कैसे? एक तो एविडेंसेस, लेकिन इतने नीचे कैसे, किसी को कैसे पता होगा कि इतने कोर में भी ऐसी चीजें हैं या ऐसी चीज बनी हुई है? ऐसे कैसे किसी को मालूम चल सकता है? नहीं, विद द हेल्प ऑफ सेस्मिक वेव्स हमने इसको समझा, फाइंड आउट किया, इसके बारे में देखा, सुना। वैसे ही इसमें सेस्मिक वेव कैसे काम करती है उस चीज के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं, इसमें भी बात करते हैं। ओके, सॉरी, मैं इसको बड़ा करने की कर रहा हूँ, बट ये हटाना ही पड़ेगा। सिस्मिक वेव्स कैसे हेल्प करती हैं, कैसे जाती हैं, कैसे पता लगता है, उसके बारे में देखेंगे। ओके, इसमें देखेंगे seismic waves. Seismic waves. What are the seismic waves? So basically, seismic waves are mechanical waves, and mechanical waves required a medium for propagation. चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब हम इसको भेजेंगे नीचे ना, तो हमें मीडियम पता चलेगा, कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पर लिक्विड है, कहाँ पर गैस। क्योंकि ये सिस्मिक वेव्स, इनके लिए तीन ही मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
इन तीनों मीडियम से होकर गुजरेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा ये मीडियम है, दीज आर द मीडियम्स एंड रिक्वायर्ड तो होती है। तो सेस्मिक वेव्स अगर बात करें, देयर बिहेवियर, सेस्मिक वेव्स के बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर सेस्मिक वेव्स बिहेवियर changes with changes with changes medium। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर वैसे बिहेवियर इसका चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। सिस्टम समझ आ रहा है? यहाँ जाएगा तो इसका बिहेवियर अलग होगा, यहाँ जाएगा तो बिहेवियर अलग होगा, यहाँ होगा तो बिहेवियर अलग होगा। सपोज जैसे आप घर पे होते हो आपका बिहेवियर अलग है, क्लासेस पे आते हो बिहेवियर अलग है, कहीं पर पार्टी में जाओगे तो बिहेवियर अलग, बिकॉज ऑफ मीडियम, मीडियम अलग हो गए, लोग अलग मिले। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। अब इसकी अगर बात करता हूँ कैसे कैसे प्रोपोगेट करती है, इसमें बहुत सारी हमारी वैसे देखा जाए 4 सेस्मिक वेव्स हैं, बट फोकस हम इस पे 3 पे करते हैं। 3 में भी 2 को हम पढ़ते हैं, थर्ड आपकी सरफेस वेव यानी अर्थक्वेक में भी जुड़ जाता है और सरफेस वेव में आ जाता है, तो उसको हम अर्थक्वेक के टाइम पर पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसमें हमें ये पता चलता है लेयर्स अबाउट द अर्थ लेयर, अर्थ इंटीरियर के बारे में पता करना है, दैट इज द ओनली, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 waves P and S, secondary and primary waves are important to find the interior, yeah, to get the knowledge about the interior of the earth. So only we need 2 waves P and S. P means primary wave, S secondary wave। ओके, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस, अब इसमें समझना है तो इसको एक एक चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कैसे काम करेंगे। प्राइमरी वेव के बारे में, प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल into, sorry, in all 3 media, gas, liquid, सॉरी पहले आप सॉलिड लिखो, जैसे स्पीड के हिसाब से लिख देते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है, सॉलिड में, देन फिर लिक्विड एंड देन गैस, यहाँ पर जाए। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं एस वेव की, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये केवल आपके सॉलिड में ट्रेवल करती है, ट्रेवल इनटू ओनली सॉलिड, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर देखा जाए सो अगर हम इंटीरियर में जाते हैं वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब है, साइंटिफिक रीजन है, इसका मतलब है कि वहाँ पर गैस तो है क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बाहर आ रही चीज़ें, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सेकेंडरी वेव सॉलिड एंड गैस में ट्रेवल करती है, लेकिन ये एक अलग उसमें डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू, आप कह सकते हैं फॉरेन बुक या रिसर्च या साइंटिफिक रीजंस डाल सकते हो, बट एनसीईआरटी के हिसाब से अगर प्रीलिम्स में आएगा तो सिर्फ सॉलिड लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से आती हैं। अब इसको कैसे जा रही हैं, कैसे, तो ये इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, ये इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, अब कैसे जाएंगे अंदर उसके बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है अर्थ क्रस्ट,
दिस इज अ मेटल, आउटर कोर, इनर कोर। ओके, अब इसको ध्यान से समझना। ये हमारा सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। ओके, तो हमने यहाँ से इसको वेव्स को भेजी। ये सॉलिड था तो बहुत तेजी से गया। ये मेटल सॉलिड है, अर्थ क्रस्ट में ऑलरेडी इंटर किया और सॉलिड था, तेजी से गया। जैसे ही आउटर कोर पे घुसा, इस वाले पार्ट पे, ये आउटर कोर है, इसमें कैसे हो गया, ये थोड़ा सा स्लो हो गई स्पीड। मैंने पहले बताया कि पी यहाँ पर स्पीड कम हो जाती है, तो इसकी स्पीड कम हो गई। जैसे ये फिर से इसके अंदर एंट्री करेगा ना, इसकी स्पीड फिर बढ़ जाएगी। तो ये जहां तक ये पहले बना आती हैं, ये वाली जहां तक आती हैं, वो होता है 105 डिग्री एंगल तक पहुंच पाती है। इसके बाद ये यहाँ पर जहाँ फिर से ये सॉलिड बनाती है, उस बीच में गैप होता है, यहाँ पर होता है 145 डिग्री। कहीं कहीं इसके 103 डिग्री मिलेगा। अगर 103 मिलता तो यहाँ पर 143 डिग्री भी मिलेगा। सेम इधर भी होगा 105 या 103, और यहाँ पर 145 या 143 डिग्री। और इस बीच को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं पी वेव शैडो, पी वेव शैडो जोन। ये अभी ऐसे नहीं समझ आएगा, एक पिक्चर में और बनाऊंगा जिससे और जल्दी समझ आएगा इस पी वेव शैडो कहाँ तक जा रहा है। क्योंकि ये आपको लग रहा है यहाँ से ये सबसे अंदर है, सबसे लास्ट में है, तो मैंने इसकी स्पीड दिखा दी है, बट ये बाहर कैसे निकले, ऊपर थोड़ा ना आ रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा, बट दिखाने के लिए मैंने किया है इसको। ठीक है, तो ऐसे इस वेव में देखेंगे तो इस वेव में मेटल वाला पार्ट तो सॉलिड है, तो मेटल में खूब तेजी से जाता है। ठीक है, जा रहा है, लेकिन अब आउटर कोर हमारा लिक्विड है, ये पार ही नहीं करती। जब इसे पार नहीं करेगी तो यहाँ पहुंचेगी नहीं, नहीं पहुंचेगी ना, यहाँ पर तो नहीं पहुंच पा रही, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एस वेव शैडो जोन बन गया। एस वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन, ये 105 टू 105 डिग्री, दैट इज एस वेव शैडो जोन। इससे मालूम चलता है कहाँ कहाँ लिक्विड है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स या कितनी लेयर्स हैं, वो हमें यहाँ से आइडिया लग जाता है। इसको और डिटेल में समझना है तो और भी डिटेल में इसमें चले, और भी डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे इस पे। ठीक है, तो चीज़ें समझनी है, चीज़ें देखनी है इस पर। तो इसको समझने के लिए इसमें और भी थोड़ा सा डिटेल पे चलते। यहाँ तक आ गया क्लियर? ओके, तो इस वेव पी वेव को ऐसे भी समझ सकते, अर्थ को हम इस तरीके से बना सकते। ठीक है, ये है आपका, मान लेते हैं लिथोस्फेयर, अर्थ पे स्फेयर के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, ये आपका एस्थेनोस्फेयर, ये आपका मेसोस्फेयर यानी मेटल पार्ट, मेटल। ये है आपका आउटर कोर, और ये सॉलिड है,
ये सेमी मोल्टन है, ना सॉलिड ना पूरी तरीके से लिक्विड, सेमी मोल्टन। ये फिर सॉलिड है और ये लिक्विड है। ध्यान से समझना, स्फेयर की अगर बात करें तो ऐसे बनता है। एंड इनर कोर ये सॉलिड है। अब यहाँ पर जो सॉलिड होगा तो पी वेव की स्पीड ज़्यादा होगी और एस की भी स्पीड ज़्यादा होगी। फिर ये स्थिनोस्फेयर में आएगा तो दोनों की स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि ना ही पूरी तरीके से सॉलिड है ना ही पूरा लिक्विड है, सॉलिडिटी थोड़ी बहुत तो है। तो एस भी इसमें मूव कर जाएगा और पी भी मूव कर जाएगा। थोड़ी पी तो वैसे मूव कर जाएगा लिक्विड में, बट एस भी मूव करेगा क्योंकि उसमें सॉलिडिटी थोड़ी बहुत है। तो पी की स्पीड भी कम हो जाएगी, एस की भी स्पीड कम हो जाएगी। फिर सॉलिड में मेटल में सॉलिड आ जाएगा तो पी की स्पीड बढ़ जाएगी और एस की भी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर ये लिक्विड है तो पी की स्पीड कम हो जाएगी लेकिन एस क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो इनर में कौन पहुंचेगा? पी सॉलिड है, इनर सॉलिड है तो पी की फिर स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपका यहां से लेकर, क्योंकि इसके बाद एस नहीं जा रहा, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं एस वेव शैडो जोन। समझ आ रहा है? शैडो जोन। और पी सिर्फ इसमें देखो, पी का अगर देखोगे तो पी इसमें बस थोड़ा सा कमजोर। यहाँ पर बनता है आपका पी वेव शैडो जोन। ठीक है, ये जो वहां शैडो जोन देख रहे थे वही शैडो जोन अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये चीजें इस तरीके से भी हम अर्थ की इंटीरियर को पता लगा सकते। इसी से मालूम चलता है कि नीचे मैग्मा है, मैग्मा के साथ साथ यहाँ की सारी अंदर की इंटीरियर की माइनिंग के बारे में पता चलता है और मिनरल्स के बारे में मालूम चलता है और अर्थ की बाकी चीज़ों के बारे में भी, कि कौन सा कैसे अंदर डाइक्स है, कैसे वो आ रही हैं चीज़ें, उन चीज़ों को भी हम यहाँ से समझ सकते हैं और देख सकते हैं और इसमें पता होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से रॉक्स ऑन द अर्थ की बात करते हैं, समझते हैं उसके बारे में। हम इसको थोड़ा सा, इतना इसको पढ़ो, थोड़ा समझो इसके बारे में। फिर इसके बाद हम थोड़ा जियोलॉजिकल हिस्ट्री आपको खुद पढ़ लेना है, कोशिश करना है इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अगर नहीं मिले तो मैं पढ़ा दूंगा, आप कमेंट इसमें कर देना क्या क्या और पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें हैं नीचे क्लास के बाद उसमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें हम कल थोड़ा सा एक बार इसको, आज की क्लास में इतने में ही थोड़ा ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा बड़ी होने वाली है, सो आपको इस चीज़ को थोड़ा बेसिक आप समझ जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में और मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब चीज़ें बढ़ेंगी। कॉन्टिनेंटल थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरीज अब आने वाली हैं, तो बिग बैंग थ्योरी, कैसे बना अर्थ, लाप्लास थ्योरी, है ना, इन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सारी चीज़ें आएंगी, फिर अब बढ़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप कोरिलेट कर पाएँ इसको। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम कल करते हैं।